बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें 5 चीज़ें हैं। एक है स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। इससे मुराद है किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में वो कौन कौन से फ़ीचर हैं जिनकी वजह से फ्लोरेसेंस पैदा होती है, और उन फीचर्स के साथ साथ उन कंपाउंड में एक्स्ट्रा कौन सी चीज़ें साथ लग जाएं, सब्स्टिट्यूएंट लग जाएं, या उसके स्ट्रक्चर के अंदर किस किस्म के करैक्टर होने चाहिए जिससे फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी बढ़े या कम हो। दूसरे नंबर पे है टेम्परेचर। टेम्परेचर का बढ़ना फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को कम करता है। नंबर 3 है सॉल्वेंट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के कम होने से इंटेंसिटी कम होगी, क्वांटम यील्ड कम होगी, बढ़ने से बढ़ेगी। उसके बाद पीएच है और डिज़ोल्व ऑक्सीजन है। इसके अलावा छठा फैक्टर कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मालिक्यूल से ज़्यादा टकराएंगे और उससे क्विंचिंग का चांस बढ़ जाएगा, और इसी तरह जो है सेल्फ अब्जॉर्बेंस भी हो सकेगी, यानी जितनी वेवलेंथ एक ने एमिट करनी है दूसरे ने वही अब्जॉर्ब कर लेनी है, तो उसकी वजह से अब्जॉर्बेंस और एमिशन की जो वेवलेंथ है वो ओवरलैप कर जाएंगी रिज़ल्ट में। तो ये 6 फैक्टर्स हैं जो कि फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। इनको हम इन डिटेल देखते हैं। अब सबसे पहले फ्लोरेसेंस एंड स्ट्रक्चर। इसमें हम उन चीज़ों का जायज़ा लेते हैं जो कि स्ट्रक्चरल तौर पर फ्लोरेसेंस को सपोर्ट करती हैं। तो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकती है। एरोमेटिक का मतलब है उसके अंदर पाई बॉन्ड मौजूद है। तो किसी भी, अगर आप देखें इस चीज़ को, किसी भी जो है वो फ्लोरेसेंस के लिए शर्त या ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे जाने की है ना, तो ग्राउंड लेवल कितनी किस्म के होते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड हो तो सिग्मा और सिग्मा स्टार उसका एक्साइटेड लेवल होता है, और अगर पाई बॉन्ड हो तो पाई और पाई स्टार होता है, और अगर नॉन बॉन्डिंग कुछ भी ना हो तो एन होता है। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार की ट्रांजिशन, पाई से पाई स्टार की, या एन से पाई स्टार की ट्रांजिशन, ये मोस्टली होती है कंपाउंड में। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार वाले पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया, तो वो नहीं होते, शो नहीं करते। जबकि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकती है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें नॉन बॉन्डिंग एटम हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर उनके अंदर मौजूद है, उनमें एन टू पाई स्टार होती है। तो इसमें एक तो एरोमेटिक फंक्शन ग्रुप रखने वाले और दूसरा एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो जिनके अंदर कंजुगेशन डबल बॉन्ड की मौजूद है। तीसरे नंबर पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो जिनके साथ सब्स्टिट्यूशन नहीं लगी हुई, वो भी क्वांटम एफिशिएंसी शो करते हैं फ्लोरेसेंस की। तो जितने ज़्यादा रिंग जुड़े होंगे उतनी ज़्यादा जो है फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। चौथे नंबर पर एक बात यहाँ पे समझ लें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है ना, पायराडीन, फ्यूरान, थायोफीन एंड पायरोल, उनके अंदर फ्लोरेसेंस नहीं है। और जबकि अगर जो एरोमेटिक रिंग वैसे फ्यूज्ड हुए हों, हेट्रोसाइक्लिक ना हो, उनमें फ्लोरेसेंस है। और उसके बाद ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक में आता है, जिस तरह ये आपके पास हेट्रोसाइक्लिक में जिस तरह ये नाइट्रोजन अगर इधर आ जाए पैराडीन में जिस तरह आता है, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो यानी पाई बॉन्ड की मौजूदगी में एक, जबकि लोन पेयर की मौजूदगी में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की मोलर अब्जॉर्बिविटी हमेशा कम होती है, इसलिए फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी हमेशा कम आती है जहाँ एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन आ जाए। तो इस तरह ही बेंजीन रिंग अगर आपस में फ्यूज़ हुए होंगे हेट्रोसाइक्लिक में भी, तो उनकी मोलर अब्जॉर्बिविटी ज़्यादा आएगी, अब्जॉर्प्शन पीक अच्छी आएगी। उनमें क्यूनोलिन है, आइसोक्यूनोलिन है और इंडोल है। इसी तरह अगर एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कार्बोनाइल या कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए तो वो क्या करता है, उसका करैक्टर कार्बोनाइल का या कार्बोक्सिलिक ग्रुप का करैक्टर है कि वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स हैं, तो उससे फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी कम हो जाती है। उसके बाद ऐसा क्यों होता है, उसकी रीज़न ये बयान की जाती है कि कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के चांस बढ़ जाते हैं, और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को कम करती है।
उसके बाद है हैवी एटम इफेक्ट। इसमें दो तरह का इफेक्ट आता है। हैवी एटम इफेक्ट यानी अगर कंपाउंड के साथ कोई हैवी एटम आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से अगर आयोडीन आ गया है तो उससे क्या होगा, आयोडीन के आने से, हैवी एटम आने से जो फर्स्ट जो होती है ना सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट, ये जो डिफरेंस है ये कम से कम हो जाता है। यानी सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट आलमोस्ट सिमिलर हो जाती हैं। तो सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाना, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाना इजी हो जाता है। तो फ्लोरेसेंस का फिनोमेना, उसके चांस कम हो जाते हैं, फास्फोरेसेंस के बढ़ जाते हैं। तो इस तरह हैवी एटम जो है वो ये काम करता है। हैवी एटम में ना इफेक्ट दो तरह के होते हैं। अगर वो कंपाउंड के अंदर हैवी एटम ऐसा काम करता हो तो उसे कहते हैं इंटरनल हैवी एटम इफेक्ट, और अगर सॉल्वेंट जिसके अंदर वो डिज़ोल्व है उसके अंदर हैवी एटम मौजूद हो, वो ये काम करने में सपोर्ट कर रहे हैं कंपाउंड की, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल हैवी एटम इफेक्ट। तो हैवी एटम का बेसिकली काम यही होता है कि स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो होती है ना फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी वो कम हो जाती है। तो बाकी चीज़ें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप के रेफरेंस से पहले भी बात डिस्कस हो गई है। अब ये बात भी मैंने डिस्कस कर दी है कि इंटरनल और एक्सटर्नल हैवी एटम इफेक्ट और हैवी एटम बेसिकली करता क्या है। इसका सबसे पहला पॉइंट देखें, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट आर एसोसिएटेड विद रिलेटिवली हैवी एटम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन स्पिन्स विद एन। इसमें भी वही बात है कि बेसिकली स्पिन के बदलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में उस इलेक्ट्रॉन के जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी कम होने के चांस होते हैं। अब स्ट्रक्चर में ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती हैं तो फ्लोरेसेंस होती है। मसलन ये पाई है, ये पाई स्टार है और ये एन है, तो या ये ट्रांजिशन होनी है अब्जॉर्प्शन में या ये आनी है। तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन या वापस आना है या यहाँ से इलेक्ट्रॉन एन में वापस आना है। तो जब वापस आता है तो मिशन होती है, डैट इज़ फ्लोरेसेंस। तो देखा ये गया है कि पाई स्टार से एन में वापस आने के चांसेस ज़रा कम हैं, मोलर अब्जॉर्बिविटी कम होती है, जबकि उसके मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा मोलर अब्जॉर्बिविटी पाई स्टार टू पाई ट्रांजिशन की होती है। तो स्ट्रक्चर में अगर इसलिए पाई बॉन्ड आए तो तब फ्लोरेसेंस की जो है वो इंटेंसिटी के चांस बढ़ जाते हैं। अब ये दो फैक्टर हैं जो कि फोटोल्यूमिनेसेंस के दोनों जो टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हैं। वो ये है कि जैसा पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ग्राउंड स्टेट और सिंगलेट स्टेट का डिफरेंस इतना हो कि इलेक्ट्रॉन वापसी का रास्ता नॉन रेडिएटिव प्रोसेस से ना तय कर सकता हो तो फिर फ्लोरेसेंस के चांस बढ़ते हैं, फेवर होती है। और दूसरा सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट, इनके दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का फिनोमेना, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाना वो मुश्किल हो ज़रा, तो फिर जाके फ्लोरेसेंस जो है वो फेवर होती है। दूसरी बात जो फास्फोरेसेंस में लिखी है उसको देखें, फास्फोरेसेंस इज फेवर्ड व्हेन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एक्साइटेड सिंगल स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट इज रिलेटिवली स्मॉल। यानी सिंगलेट और ट्रिपलेट में जब डिफरेंस, ये समझें ग्राउंड स्टेट S0, ये S1 है और ये ट्रिपलेट है, अगर इन दोनों का डिफरेंस कम हो जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन का इधर जाना आसान और फास्फोरेसेंस के ज़रिए नीचे आना सिंगलेट जो ग्राउंड स्टेट तक वो आसान हो जाएगा। तो फिर फास्फोरेसेंस फेवर होगी। और फास्फोरेसेंस के लिए ट्रिपलेट और सिंगलेट स्टेट ग्राउंड स्टेट का जो ये एनर्जी डिफरेंस है ये इतना होना चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रेडिएटिव प्रोसेस के ज़रिए वापस आए, ना कि नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के ज़रिए वापस आए। तो ये हैं दो फैक्टर जो फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस को इफेक्ट फेवर करते हैं। अब आए स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। इसमें आपके सामने दो स्ट्रक्चर हैं, एक का नाम है फ्लोरीन और एक का नाम है बाइफिनाइल। दोनों में फ़र्क क्या है? इस ग्रुप का फ़र्क है, CH2 का फ़र्क है।
अब CH2 आने से ये स्ट्रक्चर ज़्यादा रिजिड हो गया, ज़्यादा देर प्लेनर रहेगा, जबकि इसमें प्लेन जो है वो हिलने के चांस मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसकी जो फ्लोरीन की जो होती है मोलर अब्जॉर्बिविटी वो ज़्यादा है, और इसकी क्वांटम एफिशिएंसी भी 1 है, यानी जितने फोटान ये अब्जॉर्ब करेगा उतने ही फ्लोरेसेंस के तौर पे एमिट करेगा। तो ये बहुत अच्छी CH2 की वजह से, रिजिडिटी आने की वजह से क्या हुआ, फ्लोरेसेंस स्पॉट हुई है। उसके बाद है जी रिजिडिटी ऑफ मॉलिक्यूल प्रिवेंट लॉस ऑफ एनर्जी थ्रू रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ऐसा क्यों होता है? मॉलिक्यूल के अंदर आने वाली रिजिडिटी बेसिकली रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी जो होता है ना, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, यानी जो ज़ाया होनी थी एनर्जी वाइब्रेशन और रोटेशनल रिलैक्सेशन के ज़रिए, तो मॉलिक्यूल फिर रोटेट या वाइब्रेट नहीं करता सही तरह, जिसकी वजह से वो एनर्जी उन दोनों वेज से ज़ाया होने की बजाय फ्लोरेसेंस के ज़रिए ही वापस एमिट होती है। तो ये वजह है रिजिडिटी मॉलिक्यूल के आने से फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। दूसरे नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के ज़रिए एनर्जी लॉस की का चांस कम हो जाता है। आगे लिखा है एनी सब्सटेंट ऑन ल्यूमिनेसेंट मॉलिक्यूल, यानी सब्स्टिट्यूएंट ऑन ल्यूमिनेसेंट मॉलिक्यूल दैट कैन काज इंक्रीज्ड वाइब्रेशन रोटेशन क्विंच द फ्लोरेसेंस। अब अगर कोई ऐसी चीज़ लगी होगी जो कि वाइब्रेशनल रोटेशनल जो है उसकी मोशन करवाती है या उसके ज़रिए एनर्जी का लॉस करवा सकती है, तो उससे क्विंच हो जाएगा फ्लोरेसेंस का फिनोमेना, यानी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और आखिरी बात लिखी है प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरेसेंट कंपाउंड अलाउज डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। प्लेनर स्ट्रक्चर से डी लोकलाइजेशन पैदा होती है, यानी जितना प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, अगर जिस तरह बेंजीन है, ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, एक प्लेन में है, तो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड ये भी साथ ज़रूरी है। अगर ये जितना ज़्यादा इस फॉर्म में स्ट्रक्चर होगा, उतनी ही ज़्यादा पाई और पाई स्टार का जो गैप है, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग आसान होगी, अब्जॉर्प्शन आसान होगी, तो फ्लोरेसेंस का जो चांस बढ़ेगा जितना प्लेनर स्ट्रक्चर होगा एज़ कम्पेयर टू जो है वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर के। हाँ जी, इसमें देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है उनमें सिग्मा है ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार से वापस सिग्मा में आना, तो ये वाली फ्लोरेसेंस इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये आम तौर पर ये मॉलिक्यूल जो है ना जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है वो नहीं शो करते ल्यूमिनेसेंस, और ना वो अब्जॉर्प्शन करते हैं इस तरह की एनर्जी की। और दूसरी बात उन्होंने लिखी है ऑर्गेनिक कंपाउंड डैट डू ल्यूमिनेसेंस जनरली कंसिस्ट ऑफ रिंग, यानी उनमें रिंग होते हैं, सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो सकते हैं, यानी कंजुगेट डबल बॉन्ड के रिंग होते हैं। तीसरी बात, और उनमें sp2 बॉन्ड्स यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखने वाले कार्बन के सारे एटम, उनके दरमियान बॉन्ड, ये हैं ज़्यादा ल्यूमिनेसेंस वाले मॉलिक्यूल्स। अब टेम्परेचर का फैक्ट देख लें। टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल के आपस में टकराने के चांसेस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ल्यूमिनेसेंस या फ्लोरेसेंस का जो चांस है वो कम हो जाता है, क्विंचिंग जो है वो ज़्यादा होती है, यानी लो टेम्परेचर पर क्या होगा, क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरेसेंस बहुत ज़्यादा होगी। और हाई टेम्परेचर पे जब उनका आपस में कोलिजन्स होंगे तो एनर्जी जो है वो लॉस, अब मॉलिक्यूल ने एनर्जी अब्जॉर्ब तो कर ली, जब वो इमिट करेगा तो फ्लोरेसेंस कहलाएगी ना। अब अगर वो अब्जॉर्ब करने के बाद अपनी एनर्जी इमिट करने के बजाय नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के ज़रिए टकरा कर ही सारी ज़ाया कर दे, तो फिर फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो टकराव जो है, कोलिजन है, वो टेम्परेचर से बढ़ते हैं, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी कम होती है। उसके बाद ये विस्कोसिटी का फैक्ट है। विस्कोसिटी बढ़ने से, कम होने से जो फ्लोरेसेंस है वो बढ़ती है। डिक्रीज इन सॉल्वेंट विस्कोसिटी आल्सो इंक्रीज द लाइक्लीहुड एक्सटर्नल कन्वर्जन, क्वांटम एफिशिएंसी कम होती है। ये सॉल्वेंट विस्कोसिटी बढ़ने से क्वांटम एफिशिएंसी कम होने से क्वांटम एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो फ्लोरेसेंस ऑफ मॉलिक्यूल इज डिक्रीज्ड बाय सॉल्वेंट कंटेनिंग हैवी एटम, और ये बात पहले हो चुकी है। ये सारी बातें दूसरा तीसरा पॉइंट जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंपाउंड कंटेनिंग हैवी एटम आर फ्रीक्वेंटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू सॉल्वेंट व्हेन एनहांस फ्लोरेसेंस फास्ट फ्लोरेसेंस इज डिजायर्ड।
तो हैवी एटम के मतलब पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वो फास्फोरेसेंस को बेसिकली सपोर्ट कर देता है ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से, ऑर्बिटल स्पिन इंटरेक्शन की वजह से। यहाँ पे बात है विस्कोसिटी की, तो इसका सिंपल सा आपने याद रखना है रिलेशन विस्कोसिटी कम होने से, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी जिसमें हमने फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल को डिसॉल्व किया हुआ है, उसकी क्वांटम एफिशिएंसी फ्लोरेसेंस की कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। विस्कोसिटी बढ़ने से क्वांटम एफिशिएंसी या फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी बढ़ती है। अब इफेक्ट ऑफ पीएच, तो याद रखिएगा पीएच चेंज होने से आयोनाइजेशन में, सॉल्बिलिटी में फ़र्क आता है मॉलिक्यूल्स की। तो पीएच होने से, चेंज होने से आयोनाइजेशन चेंज होती है और फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी जो होती है ना, एमिशन इंटेंसिटी, वो आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट है। तो इसलिए फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को अफेक्ट करती है पीएच। इसका एक जैसा अफेक्ट नहीं है, क्योंकि पीएच का अफेक्ट हाइड्रोजन प्रोटॉन के लगने या OH आयन सोल्यूशन में ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे पड़ता है, उस स्ट्रक्चर में मौजूद रेजोनेंस पे पड़ता है। इसलिए सब के लिए ये सेम नहीं होता, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल का पहले स्ट्रक्चर कैसा है, फिर पीएच कम होने से H पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं, पीएच बढ़ने से H पॉजिटिव कम हो रहे हैं, तो फिर ये जो फैक्टर है वो किस तरह मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, जिससे उसकी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी अफेक्ट होती है। तो चेंजेस इन एमिशन ऑफ द कंपाउंड of this type arise from the differing number of resonance species that are, तो जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होंगी रेजोनेंस फॉर्म होंगी उस मॉलिक्यूल की जिसकी आयोनाइजेशन पीएच के साथ चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से स्टेबल, उसकी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उतनी स्टेबल होगी और फ्लोरेसेंस उतनी जो है वो बेहतर होगी। ये बात यहाँ बताई गई है। तो ये कुछ एनिलीन की रेजोनेंस फॉर्म शो भी की गई हैं। लेकिन अगर आप ये 3 रेजोनेंस फॉर्म है पहली, और जो चौथे वाली है आप देखें तो ये समझें आपने प्रोटॉन यानी एसिडिक पीएच में उसको रखा हुआ है, तो जब उसके साथ 3 H लगते हैं तो फिर उसका जो लॉन पेयर होता है वो देखे ना, ये लॉन पेयर अंदर रिंग को भेज रहा है, उसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और अंदर नेगेटिव जो चार्ज है वो रेजोनेट करता है, कभी इधर आता है, कभी ऑर्थो पोजीशन पे, कभी पैरा पे। लेकिन इस फॉर्म में उसका जो है वो रेजोनेट नहीं कर सकता प्रोटॉन लगने से। तो हम कह सकते हैं एनिलीनियम आयन की पीएच कम करने से, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पीएच कम है, एनिलीन वहाँ पर रेजोनेंस शो नहीं करता, तो उससे फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी उसकी कम होती है। तो ये हर एक के लिए डिपेंड करता है कि उसकी आया कि रेजोनेंस फॉर्म बढ़ती हैं या कम हो जाती हैं पीएच के चेंज करने से। ठीक है जी। तो यहाँ पीएच कम करने से एनिलीन की रेजोनेंस फॉर्म कम हुई और उससे फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई। और अगला फैक्टर है डिज़ोल्व ऑक्सीजन। जो सॉल्वेंट वगैरह में या जिस सैंपल को हम तैयार कर रहे हैं उसके अंदर अगर मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन भी मौजूद हो डिज़ोल्व फॉर्म में, तो वो क्या करती है, बेसिकली ऑक्सीडेशन काज करती है। दिस इधर लिखा है प्रेजेंस ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन ऑफन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस, ये फ्लोरेसेंस को कम करती है। दिस इफेक्ट मे बी रिजल्ट ऑफ फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड ऑक्सीडेशन। फोटोकेमिकली ऑक्सीडेशन की वजह से ऐसे होता है, मॉलिक्यूल्स की फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन हो जाती है जिन्होंने फ्लोरेसेंस शो करनी थी। मोर कॉमनली हाउएवर द क्विंचिंग टेक्स प्लेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो दूसरे ये इसमें रीज़न बयान कर रहा है, ऐसा गालबन किस वजह से होता होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ आने से क्या होता है, फ्लोरेसेंस फिनोमेना जो है वो डिस्टर्ब होता है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, क्योंकि वो स्पिन चेंज करने का जो है वो प्रोमोट्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ बेसिकली सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट में ले जाती हैं मॉलिक्यूल को, उसका इलेक्ट्रॉन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के ज़रिए अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, तो वो फास्फोरेसेंस की तरफ चला जाता है, फ्लोरेसेंस फिनोमेना की तरफ नहीं रहता। और अदर पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ आल्सो टेंड टू क्विंच द फ्लोरेसेंस। यहाँ पर जनरल बताया गया है कि पैरामैग्नेटिक जो स्पीशीज़ हैं वो क्विंच करती हैं फ्लोरेसेंस को। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। शुक्रिया।